All right. I'll tell you the truth. Go on. The next morning, I read the stories of the brutal murder of the 2 police officers. क्लाइम अपनी प्रिंसेस के पास जाता है जहाँ पे प्रिंसेस और उसकी सहेलियां 8 फिंगर्स के बारे में बात कर रही होती हैं। सेबस के पास एक ऐसा मैजिक पेज होता है जिसका वो यूज करके एंस को बता सकता था। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि क्लाइव और ब्रायन सब लोग सेबास से पहली बार मिलते हैं। सेबास उन अड्डों पर ले जाता है जहाँ पे 8 फिंगर्स का पहला अड्डा होगा यानी गिल्ड पे, और वो लोग उस पूरे गिल्ड को पकड़ लेते हैं जहाँ पे सैकुलेंट मारा जाता है। अब आगे चलकर पता चलेगा सैकुलेंट मारा गया या नहीं। एंस को पता चलता है कि एक ह्यूमन गर्ल सेबास के साथ रहती है। दूसरी तरफ प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो कि 6 आर्म से लड़ने के लिए गैजब को बुलाया होता है क्योंकि इनकी रियासत का सबसे ताकतवर इंसान यही है। सेबास इस बात से काफी ज्यादा खफा हो जाता है कि तोवारी जो कि उसकी डोसी थी उसे किसी ने किडनैप कर लिया है और ये काम ढूंढने का एल्बिडो को मिलता है, जिससे एल्बिडो थोड़ा से गुस्से में आ जाती है। अब आगे काफी होशियारी के साथ एक काफी बड़ा प्लान बनाता है एपिसोड 11 में। खैर यहाँ पर हमें पता चलता है कि सेबास को तोवारी को ढूंढने का काम दिया गया है, यानी कि उसकी जो असिस्टेंट है सॉल्यूशन के साथ, यानी कि वो और सॉल्यूशन जाएंगे ढूंढने के लिए तोवारी को। डैमिक जिस पर सोचता है कि 8 फिंगर्स को अब हम लोग हैंडल करेंगे, जहां पर सेबास कहता है ठीक है जैसा तुम चाहो वैसा कर सकते हो क्योंकि फिलहाल तो तुम ही लीडर हो। यहाँ पे जेमैक बोलता है इस बंदे को तुम लोग को खत्म करना है, जहाँ पे सभी लोग इस चीज को देखते हैं और शाउटरी पूछती कि मेरे लिए क्या काम है। डैमिक बताता है कि तुम काफी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हो इसलिए तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। सीन शिफ्ट होता है और प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो कि इस बात से काफी ज्यादा परेशान होती है क्योंकि उनके रियासत के काफी सारे मेंबर्स अब युद्ध के लिए जा रहे होते हैं। यहाँ पे सभी टीममेट्स इकट्ठा होते हैं और जहाँ पे उन्हें ऑर्डर दिया जाता है कि उस घर के अंदर एक बंदी भी है जिसे हमें छुड़ाना है और उसके बाद हमें 8 फिंगर्स को खत्म करना है। यहाँ पे 8 फिंगर्स कौन है अभी तक किसी को भी नहीं पता। जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि क्लाइम के पास लेडी गार्गन आती है और उनसे बातें करती है। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि क्लाइम और ब्रायन दोनों पहुंच चुके हैं उस जगह पर जहां पे उन्हें ढूंढना है तोवारी को। एक प्लान बनाने की कोशिश करते हैं जहां पर इन्हें पता चलता है कि अंदर कितने भी सारे हो सकते हैं गार्ड्स, जो कि हमारे लिए काफी बड़ा खतरा है और हमारे पास इतने मैजिक कास्टर भी नहीं है जो कि उन सभी मेंबर्स को गायब कर सकें। जहाँ पे हमें दिखाया जाता है सेबास को जो कि वो उस जगह पर आता है और क्लाइम से बात करता है। क्लाइम पूछता है कि आप यहाँ पर कैसे। सेबास बताता है कि वो इस मिशन पर आया है यानी कि तोवारी को ढूंढने के मिशन में। लोग अपना प्लान बनाते हैं कि सेबास सबसे पहले जाएंगे, आगे की तरफ सेबास रहेंगे, पीछे तरफ हम लोग तीनों इनविजिबल होते हुए आएंगे। इस बात से क्लाइम भी और ब्रायन दोनों एग्री कर जाते हैं। अब फर्स्टली सभी लोग देखते हैं सोल्जर्स की तरफ और सोल्जर्स को हटा दिया जाता है उस जगह से जिससे इनकी जान माल का कोई भी खतरा ना हो। तो ये तीनों लोग रेडी हो जाते हैं। सेबास अंदर की तरफ एंटर लेता है, उसे 4 बंदे उसके रास्ता रोक लेते हैं जहाँ पर वो सभी को देखता है और वहाँ पे जो भी मेंबर्स होते हैं वो सभी लोग उसे चैलेंज करते हैं एज अ फाइटिंग के लिए और कहते हैं कि तुम 8 फिंगर्स तक कभी नहीं पहुँच पाओगे, तुम्हें हमसे फाइट करनी होगी। अब मुझे नहीं लगता बूढ़े इंसान कि तुम हमारे आगे टिक पाओगे। जहाँ पे वो सभी लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं एज अ अनडेड क्रीचर। खैर यहाँ पर ये बंदा अपने आप को अनडेड किंग बुलाता है, जिसके बाद सेबास ऊपर की तरफ उंगली का इशारा करता है जिससे उन्हें लगता है कि वो लोग हमारे मेन लीडर के साथ फाइट करना चाहते हैं, जिस पर वो समझ जाते हैं बंदे को हराना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है लेकिन ये हमारे सामने टिक नहीं पाएगा और ये फाइटिंग चालू कर देते हैं। सेबास अपने एक ही पंचेस के साथ इन सभी का सर उनके धड़ से अलग कर देता है, मतलब बिल्कुल पिचका देता है। जहाँ पर वो जाते जाते कहता है अनडेड किंग सिर्फ एक है, वो है मेरे मास्टर। सॉल्यूशन से पूछा जाता है तो सॉल्यूशन बताती कि यहाँ पर तोवारी नहीं है। जिसके बाद हमें इन तीनों बंदों को दिखाया जाता है जो कि विजिबल हो गए थे और साथ ही साथ उन्होंने तोवारी यानी कि किडनैपिंग की गई लड़की को भी पकड़ लेते हैं। यहाँ पे वो दिखाया जाता है एक औरत को जो कि अपने बेड से सोकर उठती है और बाहर की तरफ अपनी नाइटी पहनकर निकलने लगती है। जहाँ पे नीचे की तरफ औरा उसका वेट कर रही होती है और औरा जो कि काफी घबराई हुई रहती है सहमी सी, उसके पास वो लेडी आती है। इस लेडी का हमें नाम बिल्कुल भी नहीं बताया गया है लेकिन पॉसिबल हो सकता है कि यही 8 फिंगर हो। जहाँ पे हमें दिखाया जाता है उस क्रीचर को जिसे देखकर 8 फिंगर या फिर मैं कहूँ वो ऑलरेडी थोड़ी सी घबरा जाती है। जहाँ पे औरा उसका पैर तोड़ देती है और वो बताती है कि मैं सिर्फ अपने मास्टर का ऑर्डर फॉलो कर रही हूँ और उसे उसके बाल से पकड़कर खींचकर ले जाया जाता है। खजूरा जैसी दिखने वाली लड़की को यहाँ पे दिखाया जाता है जो कि इंसेक्ट के थ्रू उस औरत को बाहर की तरफ भेज दिया जाता है। एर्गन उस क्रीचर के पीछे खड़ी होती है और बात करने की कोशिश करती है, जहाँ पर उसके अजीब चेहरे और बर्ताव को देखते हुए उसे
8 फिंगर्स समझ बैठती है और इन लोगों के बीच में फाइट होती है, जहाँ पे टिया और यहाँ पे लेडी गैरगन इनके ऊपर हमारी वो क्रीचर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रही होती है। वो अपने मैजिक्स और अनदर चीज़ेस का इस्तेमाल करती है और लेडी गैरगन साथ साथ टिया दोनों को ही घायल कर देती है। अब यहाँ पे फाइट होने के बीच में ही एक काफ़ी बड़ी स्वॉर्ड टाइप की आकर घुस जाती है, जिस पर हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं हमारी ईवल आई है। ईवल आई काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, तो वो बताती है टिया और लेडी गैरगन ये दोनों आप लोगों से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, मुझसे नहीं, मैं इससे काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हूँ और ये मैं इसे हैंडल कर सकती हूँ। जिस पर वो फाइट करती है और ये तीनों भी उसकी मदद करते हैं, जहाँ पे वो कुछ ऐसे तरह की मैजिक स्पेल से यूज़ करती है जिससे कुछ गैसेस निकलती हैं। साथ ही साथ वो टिया और लेडी गैरगन दोनों को ही हील कर देती है, जिस पर वो लड़की यानी कि वो छोटी क्रीचर उसके मुंह से उल्टियां होने लगती है और उसका फेस मास्क भी उतर जाता है और अब हमें उसे रियल फेस दिखाया जाता है, जो कि एक स्पाइडर गर्ल होती है, जिसे मैं अभी तक एक खनखजूरा समझ रहा था। खैर डैमेग वहां पर आता है और उस स्पाइडर गर्ल को मेडिकल फैसिलिटी के लिए भेज देता है। खैर लेडी आई यहाँ पर देखती है यानी कि ईवल आई कि उसके सामने जो बंदा खड़ा है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, यानी कि उसकी शक्ति हमारे ईवल आई की शक्ति से काफ़ी ज़्यादा गुना बढ़ी है। जिसके साथ साथ डैमिक देखता है और यहाँ पे टिया और गैरगन दोनों को ही जला देता है। ईवल आई ने उन दोनों लड़कियों को भागने के लिए जबकि कहा था, उसके भागने से पहले ही डैमिक उन्हें ख़त्म कर देता है। खैर यहाँ पे डैमिक काफी ज़्यादा गुस्से में होता है और यहाँ पर हमारा एंट्री होती है मोनमा की। ईवल आई और डैमिक दोनों के बीच में खड़ा होता है, मोनमा के सामने लॉर्ड प्रीशियस के नाम से पुकारता है। यहाँ पे ईवल आई थोड़ी शंका खाती है, लेकिन शक की वजह से वो इग्नोर कर देती है, क्योंकि अब डैमिक और हमारा एम्स यानी कि मोनमा अब आपस में फाइट करने लगते हैं, जहाँ पे इन दोनों की फाइट को देखती ईवल आई और इस बात से इम्प्रेस हो जाती है कि मोनमा सच में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए उसने काफ़ी इजली डैमिक को हैंडल कर लिया। लेकिन उसे नहीं पता कि ये लॉर्ड है, इसकी वजह से वो उसे कुछ नहीं कर रहा, इस साथ वो उससे ज़्यादा ताकतवर है यानी कि डैमिक से। खैर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर वो उस तवारी को क्लाइम और ब्रायन दोनों लेकर जाते हैं, लेकिन ब्रायन को शक होता है कि ये असली यानी कि असली तवारी नहीं है, जिसका सामना रोकने के लिए ज़ेरो आ जाता है। ज़ेरो इस चीज़ को क्लाइम देखता है और समझ जाता है कि ये तो ज़ेरो है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है और यहाँ पे इसकी पावर है आयरन फिस्ट, यानी कि ये कुंफू या कहूँ मार्शल आर्ट में काफ़ी ज़्यादा वेल ट्रेंड है। जिसके बाद वो अपने आयरन फिस्ट का इस्तेमाल करता है हमारे ब्रायन के खिलाफ। ब्रायन की स्वॉर्ड भी उसके आगे कुछ नहीं होती, जहाँ पे ज़ेरो बोलता है तवारी अपना फेस चेंज करो, एक्चुअल में ये सैक्युलेंट है। जहाँ पे ब्रायन बताता है मुझे पता था कि ये सैक्युलेंट है, लेकिन मैंने फिर भी इसे अपने साथ आने दिया। ब्रायन बताता है उसे काफ़ी देर पहले ही पता चल चुका था। अब क्लाइम और सैक्युलेंट में फाइट होती है। सैक्युलेंट पिछली बार की तरह ही अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उसे इल्यूजन क्रिएट करता है, लेकिन इस बार उनके साथ एक मैजिक कैस्टर था जहाँ पे वो उनकी फाइट करने में मदद करता है। उस पर काफ़ी सारे पाउडर्स और अलग अलग चीज़ें फेंकता है, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि सैक्युलेंट कौन है। और हमारा क्लाइम काफ़ी इजीली उस पर मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करता है और उसके पैनी पर एक ज़बरदस्त पंच मारता है जिससे थोड़ा सा दर्द होता है शायद। खैर यहाँ पे लड़के समझ गए होंगे। मैजिक कास्टर इस चीज़ को देखते हैं और कहता है दर्द हुआ। खैर ब्रायन इस चीज़ को समझ जाता है कि क्लाइम अब जीत चुका है, जहाँ पे ब्रायन अपनी स्पेशल टेक्निक का यूज़ करता है और यहाँ पर आयरन फिस्ट या फिर का ज़ेरो अपनी एक आयरन फिस्ट का इस्तेमाल करता है, जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली थी। लेकिन वहाँ पर सेबास आता है, जिस चीज़ को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है कि ये बंदा यहाँ पर कैसे आ गया, जबकि इसको मैंने मारने के लिए 4 बंदे छोड़े थे। जहाँ पे सेबास बताता है अच्छा वो लो लेवल क्लास तो वो मेरे सामने नहीं टिक पाए, जिस पर ज़ेरो बोलता है बिना एक खरोच के तुम उनसे कैसे जीत पाए। जहाँ पे ब्रायन को वो कहता है अपनी स्वॉर्ड वापस ले लो, मैं इस बंदे से फाइट करना चाहता हूँ। अब वो ये भी बताता है कि तवारी उसके साथ है और वो बिल्कुल सेफ है। जहाँ पे तवारी उसके साथ बाहर आती है। इस बात को देखते हुए अब ज़ेरो काफ़ी गुस्से में आता है कि उसने उसके 4 मेंबर्स को ख़त्म कर दिया जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट थे। यहाँ पे वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है, जहाँ पे उसको बर्ड, साइनाइड और साथ ही शेर इन सभी की पावर का यूज़ करते हुए सेबास के ऊपर एक काफ़ी ज़बरदस्त पंच मारता है। लेकिन सेबास मात्र एक किक मारता है, जिसकी वजह से उसका सर फट जाता है। फाइनली हमें ऐसा तो दिखाया जाता है कि वो मर चुका है, लेकिन क्या पता अभी वो जिंदा भी हो।
जिस बात को ब्रायन और क्लाइम देखकर काफी ज्यादा शॉक में होते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें डैमेक की तरफ दिखाया जाता है जो कि अभी भी आयंस के साथ काफी अच्छी टक्कर ले रहा होता है। फाइट करने के दौरान वो आई गर्ल को मारने की सोच रहा होता है, यानी कि इवल गर्ल आई को, जहाँ पे डैमेक इस काम करने में नाकाम रहता है तो वो उड़कर उस जगह से गायब हो जाता है और कहता है मैं अगली बार वापस आऊंगा। इवल आई इस चीज को देखती है और काफी तक खुश होती है और वो मनी मन प्यार कर बैठती है मिस्टर मोनमा से, जहाँ पे मिस्टर मोनमा टैया और फिर मिस्टर गार्गन को देखते हैं, मिस गार्गन को देखते हैं, ज्यादा दुख जाहिर करते हैं। शहर के अंदर हमें 4 स्पॉट दिखते हैं जिससे लाइट जल रही होती है। खैर इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। नाबे और मोनमा आपस में खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर हमें समझ में आता है कि नाबे को एक ऑर्डर मिला है जो कि नाजरिक के लिए होता है। अब वो क्या मैसेज है वो हमें अगले सीन में ही पता चलेगा। लेडी इवल आई इस बात से काफी ज्यादा दुखी होती है कि वो उसके साथी मारे जा चुके हैं और हमें ये भी पता चलता है यानी कि मिस्टर मोनमा को कि ये जो लड़की है यानी कि लेडी इवल आई वो ब्लू रोज की मेन हेड कमांडर है। और यहाँ पे नाबे इशारा करती है शहर की तरफ जहाँ से काफी तेज रोशनी निकल रही होती है और काफी बड़े एरिया में। इसका क्या मतलब है वो तो हमें कुछ ही देर में पता चल जाएगा, जहाँ पर हमें समझ में आता है कि सभी लोग इस बात से घबराए होते हैं। लेकिन प्रिंसेस कहती है इस एरिया में एक सर्कल बनाकर काफ़ी बड़ी रोशनी निकल रही है जिसके अंदर जाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हमें कैसे भी करके इस जगह के अंदर जाना होगा क्योंकि हमें काफ़ी सारे लोगों की फैमिली वालों को बचाना है। उसके अंदर काफ़ी सारी फैमिली फंसी हुई है। साथ ही साथ गैजेफ के थ्रू एक छोटा सा रिंग मिलता है क्लाइम को जिसे वो यूज़ कर सके इन फ्यूचर। ब्रायन भी कहता है इसे तुम रख लो, ये आगे तुम्हारे काम ही आएगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक मैप को जिसके अंदर क्लाइम भी जाएगा एज अ सोल्जर, जिस पर सभी लोग बोलते हैं कि अगर तुम क्लाइम से प्यार ही करती हो तो ऐसे बड़े कठिन मिशन में क्लाइम को क्या भेजने का क्या मतलब है। जिस पर वो बताती है वो एक सोल्जर है तो मैं चाहती हूँ कि वो और भी ज़्यादा ताकतवर बने और उसकी एक ईवल तरह की हंसी दिखाई जाती है और एपिसोड एंड होता है। 13 की स्टार्टिंग से ही सभी के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा जोश में होते हैं और एक तरफा दिखाया जाता है कि ब्लू रोज की जो भी लीडर होते हैं वो सभी लोग रेडी हो चुके होते हैं डीमंस के साथ फाइट करने के लिए। मैं बता दूं कि ये डैमिक की फाइट है यानी कि डैमिक वर्सेस मोमा होने वाला है आज। इसमें क्लाइम और ब्रायन दोनों भाग रहे होते हैं प्रिजनर्स को बचाने के लिए कि तभी ब्रायन की नजर शाउट्री पर पड़ती है, शाउट्री ब्लड फॉलन, जिसको देखते ही वो उसके पास पहुंचता है और उस पर फाइट करने के लिए बात कहता है। जहाँ पे शाउट्री एक बार फिर से अपने नेल के थ्रू रोकने की कोशिश करती है लेकिन इस बार उसका नेल टूट जाता है। इस बात से हमारा ब्रायन काफी ज्यादा खुश होता है कि उसने फाइनली उसका थोड़ा सा तो हर्ट किया। शाउट्री का ध्यान भटकता है, का फायदा उठाते हुए हमारा ब्रायन जंप लगा देता है बिल्डिंग से, जिसका पीछा करने के लिए शाउट्री भी आती है लेकिन शाउट्री की नजर क्लाइम पर भी पड़ जाती है जिसकी वजह से वो अब चीज नहीं करती कि हमारे ब्रायन को। दूसरी तरफ मोनमा काफी अच्छी फाइटिंग करता है क्योंकि यहाँ पर अब मोनमा वर्सेस डैमेक होने वाला था, इसलिए अब टीम आ चुकी थी यानी डैमेक की टीम फाइट करने वाली थी मोनमा की टीम से। यहाँ पे सभी लोग अपने अपने पार्टिसिपेंट्स को ले लेते हैं और फाइट करना चालू करते हैं, जहाँ पे एंस डैमेक को लेकर निकल जाता है। अब ये दोनों कन्याएं इवल आई के साथ फाइट करने वाली थी। मतलब ठीक है, आप लोग को पता नहीं होगा ईवल आई कौन है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हैरानी होने वाली है आपको ईवल आई के बारे में जानकर। यहाँ पे सभी लोग एक दूसरे को हील अप करने में लगे होते हैं क्योंकि उनकी ताकतें कम हो रही थी। लेकिन यहाँ पे देखा जाता है कि राजा भी आ चुका है, इस बात से वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। और यहाँ पर हमें लेडी गार्गन और टिया दोनों को जिंदा दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि 8 फिंगर्स नाम की कोई संस्था है ही नहीं, इन लोगों ने सिर्फ एक इल्यूजन क्रिएट किया था जिससे वो कुछ चुरा सके और वो 10 टियर मैजिक था। इसके बारे में पता करने में काफ़ी दिन लग गए, इस बात के लिए डैमेक माफ़ी मांगता है, जहाँ पे एंस भी उसे एक ऐसा डैमेक यानी कि क्रीचर देता है जो कि 3rd टियर मैजिक होता है। इस बात को ये देखता है और गिफ्ट के तौर पर एंस उसे दे देता है क्योंकि डैमेक काफ़ी ज़्यादा होशियार होता है। इस बात से डैमेक काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि उसकी स्मार्टनेस को हमारे एंस ने परखा है। खैर यहाँ पे नाबे को दिखाया जाता है जो कि अपने ही लोगों से नहीं फाइट करना चाहती थी, इसलिए वो दिखाती है कि वो फाइट कर रही है लेकिन वो फाइट नहीं करती। जहाँ पे अर्थक्वेक जैसा कुछ महसूस होता है जिससे सभी लोग घबराए होते हैं और उनमें से कुछ लोग की फैमिलीज वाले अभी तक पहुंचे नहीं होते इस जगह पे। डैमेक वर्सेस मोनमा चल ही रहा होता है, जहाँ पे हमारा मोनमा अब डैमेक के खिलाफ काफ़ी अच्छी फाइट करता है, जहाँ पे डैमेक अपना हेल फ्लेम का यूज़ करता है और दूसरी तरफ हमारा एंस होता है वो ट्रूलेंस का यूज़ करता है। साशा के पास भी हथियार था सेम वैसा ही। फाइनली यहाँ पे डैमेक हार मानता है और ये लोग जीत जाते हैं, जिस बात की खुशी को जाहिर करने के लिए ये अपना मास्क उतारती है और अब हमें दिखता है कि ये शाउट्री है। यहाँ पे अभी तक ईवल आई कौन थी हमें नहीं पता था
खैर यहाँ पर ये जो संस्था वाले थे, ये जो एक नाटक चलाया गया था तो औरा और मारे इसे खत्म करते, जहाँ पे वो लड़की बोलती है अब तो मैंने तुम्हारा काम कर दिया, तुम लोग मुझे तो जिंदा कर दो। यहाँ पे औरा कहती तुमने इसके साथ क्या किया, जिस पर औरा बताती है कि मैंने इसके बस पैर तोड़ दिए थे, कोई बात नहीं, ये जल्दी ठीक हो जाएगा, हीलिंग पोशन पिला दो इसको। खैर दूसरी तरफ हमें प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो कि क्लाइम को प्रपोज करती है शादी के लिए। यहाँ पे सभी लोग ईवल आई का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि एज अ मोनमा किक किया था उसने उसके एस पर। खैर यहाँ पे नाजरिक पे दिखाया जाता है काफ़ी ज़्यादा शांति का माहौल है और तोआदी को सभी के सभी मेड्स के साथ इंट्रोड्यूस कराया जाता है। यहाँ पे एन्स भी अब अपनी राजगद्दी पर बैठता है और एपिसोड 30 किया जाता है और सस्पेंस बढ़ाने के लिए एक राज्य में एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो कि राजकुमार के सामने बैठा होता है। राजकुमार लॉर्ड मोनमा से मिलने की बात कहता है और एपिसोड यहीं पर एंड होता है। अब ये राजकुमार क्यों मिलना चाहता है इसका खुलासा सीजन 3 में ही हो पाएगा। यार अगर आपको मेरी एक्सप्रेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मेरा इंस्टाग्राम पेज है तो उसे जाके फॉलो कर लीजिए, लिंक है डिस्क्रिप्शन, साथ साथ फेसबुक और डिस्कॉर्ड पर भी। थैंक यू। The brutal murder of the two police officers. I also